हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड लेक्चर। ऐसा क्यों बोल रही है मैम सेकंड लेक्चर क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है किसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जो कि हमारी कक्षा 10 का यानी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। कौन सा बेटा? सेकंड चैप्टर है। जाके उस फर्स्ट लेक्चर को देख लो जल्दी। अगर वो वीडियो तुम्हें नहीं दिख रहा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे जरूर जाकर देखिए। उसमें हम एसिड बेस पूरी तरीके से डीपली बता चुके हैं तुम्हें। हम क्या चीज? एसिड बेस के बारे में पूरा तुम्हें डीपली बता चुके हैं। उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, और तुम्हारा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब के बारे में हम तुम्हें पूरा डीपली बता चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा ये हेडिंग रहेगा, इसके बाद भी और सब हमारा हेडिंग रहेगा, उसे भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग है एल्कलाइज। ये एल्कलाइज क्या होता है, एक ओवरव्यू सुन लो। एल्कलाइज वो होता है जो हमारे वाटर में जो बेस सोल्यूबल होता है उसे ही हम एल्कलाइज कहते हैं। हमारे वाटर में बेस क्या करता है, पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज। इसे तुम बेस या एल्कलाइज कहो कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन अगर बेस की जगह एल्कलाइज पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? तो इसीलिए हम तुम्हें एल्कलाइज का भी डिफिनेशन समझाने वाले हैं। एल्कलाइज क्या है? सबसे पहले ये देखो, बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है हमारा बेस सोल्यूबल होता है कहां? वाटर में, इज कॉल्ड एल्कलाइज। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज बोलते हैं। एग्जांपल तुम्हें पता होगा, अगर बेस तुम पढ़े हो तो एल्कलाइज भी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एल्कलाइज सेम टू सेम हमारे बेस पे ही डिपेंड करता है। तो बेस का तुम एग्जांपल जानते हो, क्योंकि हम इसके पहले वाले लेक्चर में हम तुम्हें बता चुके हैं कि बेस का एग्जांपल क्या है। तो इसका एग्जांपल बेटा क्या है, देखो NaOH है, दूसरा KOH है, और तीसरा क्या है, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये हमारे एल्कलाइज होते हैं जो हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जो बेस हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं यही हमारा क्या कहलाता है, एल्कलाइज। ओके, क्लियर हो गया तुम्हारा? ठीक है, जो सो रहा है इग्नोर करना। अब उसके बाद देखो हमारा क्या है, पीएच स्केल। इस चैप्टर में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले, जो हमारा लिटमस पेपर होता था ना, इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में जान चुके थे तुम कि हमारा जो एसिड होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्या ब्लू को रेड कर देता है, और जो बेस था हमारा वो क्या करता था, रेड को ब्लू करता था। पता है ना? इतना नहीं पता है तो जाके फर्स्ट लेक्चर देखो, इसीलिए बोल रहे हैं कि पहला लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे देखो पीएच स्केल, सबसे पहले हम पीएच का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कोई भी चीजें स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक चीज जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम तुम्हें बताना चाहते हैं ये पीएच स्केल है क्या, और पीएच का फुल फॉर्म क्या है, और पीएच ये स्केल किसने सबसे पहले बताया था। तो पीएच स्केल सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में बताते हैं, फिर फुल फॉर्म बताते हैं, फिर पीएच स्केल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल को सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम किसने बताया था? तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, क्या है, सोरेंस पीटर लॉरिट्ज सोरेनसन। अगर इतना नाम नहीं बोलने आ रहा है तो सिर्फ ये नाम बोलो, सोरेनसन। क्या बोलोगे बेटा? सोरेनसन। सोरेनसन जी ने 1909 ईस्वी में, क्या 1909 ईयर में ये क्या किए थे, इस थियरी को बताया था जिसका नाम है पीएच स्केल। 1909, कितना बेटा? 1909। सोरेनसन जी ने क्या किया था, ये पीएच स्केल को बताया था, और इन्हीं की मदद से हम एसिड बेस के बारे में पता कर सकते हैं और न्यूट्रल के बारे में भी पता कर सकते हैं क्या होता है। तो पीएच स्केल का तुम्हें पीएच स्केल जिनने बताया था उनका नाम तुम्हें पता चल गया, क्या, सोरेनसन जी ने। ठीक है, सोरेनसन याद रखना। अब जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है। तो यहां पे लिख लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पता चल गया, किसने खोजा था उनका भी नाम पता चल गया। सबसे पहले हमारे पीएच स्केल को किसने बताया? सोरेनसन जी ने। इसका फुल फॉर्म क्या है पीएच स्केल का? तो बोलोगे पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलोगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पता चल गया। अब चलते हैं पीएच स्केल को देखने। ये पीएच स्केल क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा जैसे एक स्केल होता है,
नापने वाला होता है ना, लाइन खींचना होता है, जो स्केल लेते हैं लाइन खींचते हैं, तो उसी तरह इस स्केल को भी बनाया गया था जिसमें 0 से लेकर पूरा 14 तक, कितने तक, 0 से लेके 14 तक हमारा एक स्केल बनाया गया, जिसमें हमें सोरेनसन जी ने बताया था कि कौन सा एसिड होगा, किधर का हमारा बेस होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा। तो बस इतना याद रखना, जो स्केल होता है कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक, यही हमारा पीएच स्केल होता है। ठीक है बेटा, 0 से लेकर 14 तक यही हमारा पीएच स्केल होता है। ये 0 से देखो 14 तक है ना, 0 से लेके 40 तक होगा तो ये हमारा पीएच स्केल होगा। ठीक है, अब इसमें तुम्हें पता करना होगा किधर का एसिड होता है, किधर का बेस होता है, किधर का न्यूट्रल होता है। तो बेटा यहाँ देखो, हम इसमें स्पेस नहीं है तो नहीं बताएंगे, यहाँ देख लो, यहाँ पे बीच में 7 होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8 9 10 11 12 13 है। तो देखो यहां से 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, एसिड होता है। क्या, 0 से लेकर 7 तक एसिड होता है, 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेस होता है। न्यूट्रल कौन सा होता है, तो बेटा ये जो 7 है ना, 7 ये हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। बस इतना जानो, कितने तक, 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है, जिसमें से 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेस होता है, और जो 7 है बीच वाला वो हमारा न्यूट्रल होता है। बस इतना जानो, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना जान गए, 7 तक, 0 से लेकर 7 तक एसिड होता है, 7 के बाद जितना भी होता है वो बेस होता है, और बीच वाला जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल होता है। तो एसिड बेस के बारे में तुम पूरा जान चुके हो, न्यूट्रल भी हम बताएंगे तुम्हें। तो देखो अभी तक क्या जान गए, एल्कलाइज जान गए, पीएच स्केल का फुल फॉर्म जान गए, पीएच स्केल को किसने बताया सबसे पहले, सोरेनसन जी ने, वो भी जान गए, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये भी जान गए। अब देखो 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, हमारा एसिड होता है, 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेस होता है, और 7 बीच में हमारा न्यूट्रल होता है। तो अब देखो सभी का यहाँ पे हमारे बुक में दिया भी गया है, तो सभी का यहाँ पे बताया कि क्या क्या पीएच वैल्यू होता है। तो 0 जो होता है उसका पीएच वैल्यू हमारा इस पे आता है, हमारा बैटरी, बैटरी में हमारा कौन सा एसिड होता है, तो 0.1 से लेके इस तरह कुछ होता है, तो 0 पे रखा गया है, और 1 हमारा स्टोमच एसिड HCl जो जानते हो। फिर दूसरे पे क्या है, लेमन है। इस सबका एक पूरा वीडियो हम लेकर आएंगे जो कि हम तुम्हें बताने वाले हैं कि कौन कौन सा एसिड होता है, कौन सा हमारा कितना एसिड रखता है, ब्लड का कितना एसिड होता है, ये सब कुछ बताने वाले हैं तुम्हें। तो बस इतना जान लो, बस कुछ कुछ लिखा गया है जो कि हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तीसरे पे क्या है, विनेगर है, चौथे पे क्या है, टमाटो है, और पांचवें पे हमारा क्या है, कॉफी है, और छठवें पे हमारा क्या है, मिल्क, 7th पे हमारा वाटर, क्या है बेटा, वाटर है, और हमारा 8 पे क्या है, ब्लड है, और हमारा 9 पे बेकिंग सोडा, 10 पे हमारा स्टोमच स्टेबल है, 11 पे हमारे अमोनिया सॉल्यूशन है, इस पर 12 पे हमारा क्या है, सोप है, और 13 पे क्या है, हमारा ब्लीच है, और 14 पे हमारा क्या है, ड्रिंक क्लीनर है। ठीक है, ड्रिंक क्लीनर। तो ये कुछ कुछ तुम्हें पता चल गया होगा। एक हम पूरा प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, सब एसिड का बताएंगे कि किसमें किसमें कितना एसिड प्रेजेंट होता है, 6.1 7.4 ये हमारे पसीने का और ब्लड का वैल्यू होता है। तो ये सब कुछ बताने वाले हैं तुम्हें। तो इसमें बस इतना जानो, पीएच वैल्यू, हमारा पीएच स्केल है क्या, जिसमें हमारे एसिड बेस को बताता है कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन बेस होता है, कौन सा सॉल्यूशन एसिड होता है, कौन सा हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो सब कुछ बताने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता चल गया पीएच स्केल के बारे में, कि पीएच स्केल को किसने डिस्कवर किया, किसने सबसे पहले बताया, तो सोरेनसन जी ने 1909 में इसमें बताया था। फिर उसके बाद हमारा था पीएच स्केल का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, या फिर हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके बारे में तुम्हें पता चल गया, कौन कौन सा एसिड है, कौन कौन सा बेस है, उसके बारे में भी तुम्हें पता चल गया, और हमारा कहाँ न्यूट्रल होता है वो पता चल गया। अब उसके बाद देखो, ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोला जाता है, तो बस बेटा ये पीएच स्केल को, बस इतना जान लो। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, सिर्फ पीएच, जो हमारा पीएच स्केल है उसी को हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो इसका डेफिनेशन भी देखो क्या है, दो सब्सटेंस विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर
of other chemical but also determine their acidic और basic strength। ये क्या बताता है, हमारे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। यही हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि हमारा पीएच स्केल को बताता है। एग्जांपल देखो पीएच स्केल, बस जो पीएच स्केल बता रहा है वही हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब कि एक ऐसा पैमाना ले लो, एक ऐसा स्केल ले लो जिससे हम एसिड, बेस और न्यूट्रल के बारे में बता सकें, तो यही हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया गया है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आप अगर इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं और इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा। बहुत दिन से देख रहे हैं आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करिए, आपके लिए ही वीडियो लेकर आया जा रहा है इस चैनल पे। तो जितना भी वीडियो लेकर आया जा रहा है, चाहे मैथ के रिगार्डिंग हो, चाहे आपको फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर के टाइम आते आते हम आपको इंग्लिश हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए आपको हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, सब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो आपके लिए ही ये वीडियो लेकर आया जा रहा है और किसी और के लिए तो लाया नहीं जा रहा है, आपके लिए लेकर आया जा रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको देखना है तो इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाए। तो इसलिए बेटा कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ऐसा मौका खोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन बैच लेकर आ रहे हैं और उसमें आपको पैसा देकर पढ़ना है। तो वैसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सारा लेक्चर इसमें फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे। और हम आप ही के लिए ये बैच भी लॉन्च किए जिसका नाम है अचीवर बैच, जो कि 2026 के लिए टारगेट कर रहा है। आपका बोर्ड एग्जाम इसी से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो बैच को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पे आना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और जितना वीडियो प्रोवाइड किया जाए सारा देखो और कुछ नहीं करना। आपको पैसा पे नहीं करना, कोई भी रुपए पे नहीं करना है, बस आपको पढ़ाई करना है। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको पढ़ाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है बेटा। बस इतना रिक्वेस्ट है, आप प्लीज करिए और ये रिक्वेस्ट को मान लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत तो आपका भी बनता है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास सारा चैप्टर का नोट्स होगा तो पेपर के टाइम एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। आपको खोजना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे ये सर्च करें वो सर्च करें, ऐसा कुछ नहीं। अगर नोट्स होगा तो आप एक बार में ही पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। अब देखो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर देख लिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बता रहा था, 0 से लेकर 14 तक पूरे स्केल को बता रहा था, हमारे पीएच स्केल को। अब हम इंडिकेटर देख लेते हैं, ये इंडिकेटर है क्या, ठीक है। इंडिकेटर देखने के बाद हम पूरा आपको बताने वाले हैं कि ये इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या करते हैं, इसमें क्या चेंज आता है, एसिड आता है तब क्या, बेस आता है तो क्या चेंज आता है, तो ये सब कुछ देखने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला हमारा इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर है क्या, देखो, an indicator tell us whether the substance we are testing are acids or and base। यानी इंडिकेटर क्या करता है, एसिड और बेस को टेस्टिंग करता है, पहचानता है। अगर मान लो किसी सॉल्यूशन पे अगर हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है, अगर बेस डालते हैं तो क्या होता है। तो ये चीज हम तुम्हें इंडिकेटर में बताने वाले हैं। तो इंडिकेटर तुम्हें पता चल गया एसिड और बेस के बारे में बताता है, टेस्टिंग करता है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा इंडिकेटर कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर सॉरी बेटा, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हमारा 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। तो सबसे पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर देखो यहाँ पे लिखा गया है, एक तरफ इंडिकेटर डाला गया है कौन कौन सा हमारा इंडिकेटर है, और फिर हम क्या करेंगे एसिड और बेस, क्योंकि हमें टेस्टिंग कराना है। इंडिकेटर तो यही बोल रहा है ना कि हमें एसिड और बेस का ही टेस्टिंग कराना है। कि हम अगर मान लो कोई चीज, अगर लिटमस पेपर ही ले लेते हैं, हमें पता है ना लिटमस पेपर पे एसिड क्या करता है, अनिल से याद करो, याद कराए थे, और से एसिड हो गया हमारा, नी से ब्लू यानी नीला, ब्लू यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो यानी कि ये जो हमारा लिटमस पेपर है ये हमारा इंडिकेटर है, जब इस पे एसिड आता है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो देखो रेड लिखा है, ठीक है। अब बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, यही लिखा है। लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालते हैं तो हमें इंडिकेटर करके पता चल गया, टेस्टिंग पता चल गया,
कि हमें इंडिकेटर यही होता है कि हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं और टेस्टिंग करते हैं कि अगर हमारा एसिड आएगा तो क्या होगा, बेस होगा तो क्या होगा। तो लिटमस पेपर हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, अगर एसिड आता है, अगर एसिड डालते हैं किसी भी लिटमस पेपर पे तो हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अगर हम मान लो लिटमस पेपर पे बेस डालते हैं तो हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ले लो इंडिकेटर में हमारा टर्मरिक। टर्मरिक बेटा क्या होता है, बिकोटर्मरिक, कोई क्रीम आता है ना, बिकोटर्मरिक क्रीम जो है हमारा हल्दी, ठीक है, हल्दी हमारा टर्मरिक है। इसमें बोल रहा है अगर हम एसिड डालें तो ये किस कलर का होगा, तो बेटा येलो कलर का होगा। बस अब तुम घर पे भी करके देख सकते हो, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है उसके बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं, नहीं बता चुके, ठीक है। तो देखो ये टर्मरिक क्या होता है, जब इस पे एसिड डालते हैं तो ये हमारा येलो हो जाता है, और टर्मरिक पे अगर बेस डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। क्या, अगर टर्मरिक पे एसिड डाले तो येलो कलर का, टर्मरिक पे अगर हम बेस डाले तो वो हमारा रेड कलर का हो जाता है। तो तुम्हें नेचुरल इंडिकेटर तो पता चल गया होगा, ठीक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर देख लेते हैं, इसमें क्या आता है। तो हमारा लिटमस पेपर और टर्मरिक पे एसिड क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, तो क्या हो जाता है तुम देख लीजिए। अब इंडिकेटर लो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर में, तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर में आता है हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये पेपर में पूछा जाता है, फिनोप्थलीन। क्या, फिनोप्थलीन पे जब एसिड डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। क्या कलरलेस हो जाता है, तो पहले से ही बेटा सुन लो, पहले से ये फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस होता है। क्या बेटा, कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता इसमें। तो जब एसिड भी डालते हैं तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कलरलेस का कलर ही लेस रह जाता है। लेकिन जब बेस डालते हैं तो फर्क पड़ता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। लड़कियों का फेवरेट पिंक कलर बन जाता है, ठीक है। तो यानी फिनोप्थलीन पे जब हम एसिड डालते हैं तो कोई फर्क नहीं, जैसे तुम्हारे जिंदगी में पापा मम्मी कितना भी मेहनत कर दें तुम वैसे के वैसे ही रहते हो, उनका बात सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, कुछ बनना नहीं चाहते हो, घूमोगे, लो फ्री फायर खेलोगे, सब करोगे। तो उसी तरह इसके भी जिंदगी में अगर हम एसिड डाल देंगे तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, कुछ नहीं रिएक्ट करता है। लेकिन भैया बेस डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो पिंक कलर का बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज में क्या होता है, जब एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस डालते हैं तो येलो कलर का हो जाता है। तो अभी तक इंडिकेटर में हमें नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में पता चल गया होगा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा लिटमस होता है और टर्मरिक होता है। लिटमस में क्या होता है, जब एसिड डालते हैं तो वो हमारा रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस डालते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। और टर्मरिक पे जब हम एसिड डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है, और बेस डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारा क्या था, फिनोप्थलीन और हमारा मेथिल ऑरेंज। फिनोप्थलीन पे ये हमारा पहले से ही कलरलेस होता है, जब हम इस पे क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो फिर भी ये क्या होता है, कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। जब इसमें बेस डालते तो पिंक कलर, पिंक फेवरेट पिंक कलर बन जाता है। फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज में जब हम एसिड डालते हो तो रेड कलर का बन जाता है, और जब बेस डालते हैं तो वो येलो कलर का बन जाता है। तो हमारा दो चीज कंप्लीट हो गया। तीसरा हमारा इंडिकेटर क्या है, ऑल फैक्टरीज इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में देख लो, यहाँ पे लिखा गया है इंडिकेटर, सेम टू सेम उसी तरह बोर्ड बना लो, इंडिकेटर लिख दिया गया, एसिड लिख दिया गया, बेस लिख दिया गया। इसमें आता है हमारा ओनियन, प्याज। प्याज के बिना तो खाना खाएंगे नहीं, वो वाला प्याज है, ठीक है, प्याज। ओनियन हो गया हमारा वेनिला एसेंस। वेनिला के बारे में जानते हो, चाउमीनों में डाला जाता है, ठीक है, उसके बारे में जान गए। और ओनियन के बारे में अब देखो, ओनियन में जब हम एसिड डालते हैं तो क्या होता है, ओनियन का स्मेल कैसा होता है पता है ना। जब इसमें हम ना एसिड डालते हैं तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होता, जैसा था वैसा ही। जैसे यहाँ पे चाहे जिंदगी में मम्मी पापा चाहे कितना भी मेहनत कर ले तुम वैसे के वैसे ही रहोगे, उसी तरह ये भी हमारा है। और फिनोप्थलीन भी था वैसे ही जब एसिड डाल रहे थे तब। तो यहाँ पे भी जब एसिड डालते हैं ओनियन पे तो क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन स्मेल। कोई भी चेंज स्मेल नहीं होता, जैसा था वैसा ही हूबहू रहता है, कोई चेंज नहीं आता स्मेल में। उसी तरह वेनिला एसेंस में भी क्या होता है, जब एसिड डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता, सेम टू सेम ओनियन की तरह ही रहता है। यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन स्मेल, कोई भी चेंज नहीं आता है स्मेल में हमारे। तो यानी वेनिला और ओनियन में हमारे एसिड डालते हैं तो कोई भी फर्क नहीं आता। लेकिन भैया जब बेस डालते हैं तो यहाँ चेंज आता है, ओनियन में भी और वेनिला एसेंस में भी। ओनियन में क्या होता है, देयर इज
नो स्मेल, यहाँ पे स्मेल ही नहीं रहेगा, भग जाएगा। यहाँ पे तो स्मेल जैसा था वैसा ही रहा। जब बेस डालते हैं तो उसका स्मेल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका कोई भी स्मेल नहीं रहता, पहचान ही नहीं सकते ये हमारा ओनियन है, ये हमारा वेनिला है, पहचान ही नहीं सकते अगर बेस डालेंगे तो यानी कि यहाँ पे स्मेल को गायब कर देता है, यहाँ पे स्मेल जैसा था वैसा ही हूबहू रहता है। तो वेनिला में भी देखो देयर इज नो स्मेल, यहाँ से भी स्मेल गायब हो जाएगा। तो तुम्हें देखो इंडिकेटर के बारे में पता चलेगा। इंडिकेटर वही है जो हमारे एसिड और बेस को टेस्टिंग करके बताता है कि इसमें हमारा एसिड है, इसमें हमारा बेस है, और क्या करेगा ये हमारा एसिड, अगर जाएगा तो कलर में चेंज होगा कि उसका स्मेल में चेंज होगा, ये सब हमारा इंडिकेटर बताता है। तो इंडिकेटर में हम तुम्हें 3 चीज बता चुके हैं, टाइप ऑफ 3 इंडिकेटर, जैसे हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तीनों में क्या क्या था वो सब कुछ बता दिया गया है। अगर हम ज्यादा तुम्हें इसी तरह बस समझाते रहे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज बेटा इसे देख लो क्या क्या है, हम 2-3 बार ही रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो, इंडिकेटर के बारे में तुम्हें पूरा डीपली पता चल चुका है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो अपने नोट कॉपी में। अब देखो बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ लेते हैं। अगर मान लो हमारा एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, तो अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा हमारा एसिड, बेस करेगा तो क्या करेगा, तो ये सब कुछ इसमें बताने वाले हैं, किसमें, हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज वाले में। अभी तक देखो बेटा हम तुम्हें इंडिकेटर के बारे में सारा कुछ बता चुके हैं ना। तो अब आ जाओ हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे हमारा रिएक्शन होगा एसिड के साथ, अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सारा रिएक्शन करने वाले हैं। तो 3 रिएक्शन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। पहला क्या है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, यहीं पे बेस भी होगा, अगर बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यहाँ पे अगर दूसरे में देखा जाए एसिड और बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अगर तीसरा देखा जाए कि हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट और हमारा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। तो सबसे पहला एक हमारा ले लेते हैं, क्या है हमारा पहला, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। जब हम एसिड और बेस का रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है एसिड प्लस मेटल, जब हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। देखो ये हमारा एसिड है, तो बस ये रिएक्शन भूल जाओ, बस एक रिएक्शन ये याद रखो, जैसे मान लो हमारा एसिड है, एसिड के साथ अगर हम मेटल मिलाएं तो रिएक्ट करके बस इतना याद रखना, ये सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनाएगा बेटा। ये चीज याद रखना है, एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो देखो यही बनाया रिएक्शन में, ये हमारा एसिड है, पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर नहीं देखे हो तो फिर से बोल रहे हैं बेटा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, जाके उसे देखिए कौन सा एसिड होता है कौन सा बेस होता है। तो ये देखो हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है, मेटल है, मेटल है, ये हमारा Zn मेटल होता है। तो HCl ये हमारा एसिड हो गया Zn। अब देखो ये Zn क्या करेगा, Cl को कंबाइन कर लेगा तो एक साथ हो जाएंगे। देखो Zn Cl2 हो गया, और 2 कहां से आया ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये क्योंकि फॉर्मूला जब बनाना सीखे होगे क्लास 9th में, तो यहाँ पे 2 कैसे आया पता चल गया होगा। और बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग भी देखो 2 हमारा क्लोरीन था तो 2 यहाँ लग गया, और क्या बच रहा है हमारा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो यानी कि जब एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए भी बेटा एक चीज है, देखो यहाँ पे मान लो ये जो रिएक्शन चल रहा है वो ट्यूब में चल रहा है, यहाँ पे एक हमारा ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, क्या है, टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे हमारा मान लो ये क्या सॉल्यूशन है, Zn प्लस HCl डाला गया, और ये हमारा ट्यूब है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन पता करने का भी एक तरीका है, क्या है, एक मैच स्टिक लेकर आओ, माचिस की तीली लेकर आओ, उसको जलाकर, यहाँ पे जलाकर माचिस की तीली लेकर आओ, जैसे ही इस ट्यूब के पास लेकर आओगे तो ये क्या करेगा, ये जब गैस निकलता रहेगा तो यहां से क्या करता है, बर्न विथ पॉप साउंड, ये चीज याद रखना, कैसा साउंड क्रिएट करता है, पॉप।
कैसा? जैसे ही उस ट्यूब के पास हम लेकर जाते हैं, अगर ये रिएक्शन हो रहा हो, जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा तो हमें टेस्ट करना होगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस बाहर कैसे निकल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो बेटा उसके लिए टेस्टिंग तुम्हें बस यही करना है, उस ट्यूब के पास मैच स्टिक लेकर जाओ, जलाकर, वहां पे जैसे ही जलाकर लेकर जाओगे पॉप का आवाज करेगा। कैसे साउंड क्रिएट करेगा? पॉप करके साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे मेटल का तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो उसी तरह सेम टू सेम यहां पे भी वही होगा, लेकिन यहां पे एसिड की जगह क्या लेंगे, अब हम बेस लेंगे, प्लस यहां पे भी मेटल लेंगे। जब हम बेस का मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो हमारा बेस क्या था? NaOH, क्योंकि हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं हमारा बेस क्या है। बेस NaOH हमारा बेस है। जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। यही तरीका यहाँ पे भी, अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे भी कौन सा साउंड क्रिएट करेगा? पॉप का। ठीक है, पॉप। एक वो क्या बोलते हैं, इस तरह का पॉप वाला आता है ना, हमारा पॉप वाला बम आता है ना, छोटा वाला, जिसको पटक के मारो तो फटता है, तो उस पर भी लिखा होता है POP, पॉप। कैसा हाइड्रोजन साउंड प्रोड्यूस करता है? तो बोलोगे पॉप। कैसा? पॉप। ठीक है, तो तुम्हें देखो ये फर्स्ट समझ में आ गया, जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा हमारा मेटल तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकालने वाला है। कौन सा बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन याद नहीं है, कोई तुमसे पूछता है कि जब एसिड और बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो डायरेक्टली बोल देना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाला है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बस इतना बोल देना, तुम्हारा कोई काट नहीं सकता, सारा का सारा सही होने वाला है। तो मेटल एसिड के और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये लिख दोगे। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कौन सा? फर्स्ट वाला। जब एसिड और बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बना रहा है तुम्हें पता चल गया। अब दूसरा देख लो, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या रिएक्शन होगा, इसे जल्दी से नोट डाउन करो, रफ करते हैं फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा हम दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, किसके साथ था? एसिड और बेस मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो एक बात यहाँ पे गांठ बांध के रख लेना, अपने दिमाग में फिट कर लो कि जो हमारा एसिड होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जो एसिड होता है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है, हम तुम्हें एक पॉइंट लिखवाएंगे जिससे तुम्हें बिल्कुल समझ में आने वाला है। और जो हमारा बेस होता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हमारा बेस रिएक्ट करता है। एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। वो मैम इसीलिए बोल रही है क्योंकि हमारा जो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड एसिड रिएक्ट नहीं करते, तो यानी कि हमारा ये जो बेस नेचर का होगा, यानी मेटल ऑक्साइड अगर बेस नेचर का होगा तो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन तो हो जाएगा। यस मैम, इसीलिए तो आप कह रही थी, मुझे समझ में आ गया। यानी कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड, ये हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड प्लस ये क्या है हमारा? HCl, यानी एसिड है, रिएक्ट करके बनाएगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर, यही बनाएगा। बस कोई पूछता है कि अगर मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो बोल देना आंख बंद करके सॉल्ट बनने वाला है और वाटर बनने वाला है। बस जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड से तो बनाएगा क्या? हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये मेटल ऑक्साइड है क्या? अभी लिखवाएं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नेचर में हमारे ये बेसिक होते हैं, यानी बेस होते हैं। ये बेस होता है तभी तो HCl यानी एसिड से रिएक्ट करके वो बनाएगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। मैम ये समझ में आ गया? आ गया, मुझे समझ में आ गया। अब इतना अच्छे तरीके से समझा रही, मुझे ना समझ में तो आने वाला है, तो समझ में आ गया। बस इतना याद रखना, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो हमारा हमेशा एसिड से ही रिएक्ट करता है, और मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होते हैं हमारे। तो हमारा बेस जो होगा एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाने वाला है। तो हमारे जो बेस है वो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। तो इसका भी यहाँ पे लिख लो कि जो हमारा, यहाँ पे भी एक पॉइंट लिख लो, ये कैसे नेचर होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर।
यानी कि हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिड होता है, और और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया है वो हमारा बेस है, तभी तो रिएक्ट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा किससे, बेस से, तो क्या बना लेगा, यहां पे भी बनेगा तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर बनने वाला है। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल है ये क्या है, एसिड होगा, एसिड होगा ना, तभी तो बेस से रिएक्ट करेगा। हमेशा ये याद रखना, हमेशा सेम सेम से रिएक्ट करके कुछ नहीं बनता, हमेशा अलग अलग से रिएक्ट करके ही कुछ बनेगा। अगर एसिड रहा तो बेस से रिएक्ट करके कुछ बनाएगा, एसिड एसिड मिलके कभी भी रिएक्ट नहीं करते, या बेस बेस मिलके कभी रिएक्ट नहीं करते, हमेशा एसिड मिलेगा बेस के साथ तभी रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो यानी कि हमारा जो बेस होगा हमेशा नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल हमारा कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो एसिड होता है वो हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमारे मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो तुम्हें ये दूसरा रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा एसिड बेस का। तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं, एसिड बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा, हम तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हम यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, अभी लिखवा भी देंगे। तो देखो, जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा वाटर। तो मैम इसमें रिएक्शन करके दिखाइए। तो रिएक्शन यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे HCl हमारा क्या होता है, एसिड होता है, प्लस अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं तो फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्या फॉर्म करेगा, आंख बंद करके, तुम्हें रिएक्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे बोल दिया ना, सॉल्ट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो सॉल्ट लिख देना NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। तो ठीक है, हम एक बार किसके साथ, ये सॉरी 3 होगा ना, तो एक बार हम किसके साथ देख लिए, मेटल कार्बोनेट के साथ। क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ एक बार देख लिए। एक हम इसमें इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो जो कि थोड़ी देर बाद इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो बताने वाले हैं। तो देखो, हमारा एक बार मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गया, तो क्या बन गया हमारा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा वाटर। तो एक रिएक्शन ये हो गया किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। जब एसिड का रिएक्शन कराएंगे हम मेटल बाइकार्बोनेट से, मेटल बाइकार्बोनेट की जगह तुम ना हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रख सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पे इसका रिएक्शन होगा, तो यहां पे भी आंख बंद करके लिख दो NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। तो लिख दिए, ये हमारा क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिख लो, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये पता चल गया कि जब रिएक्शन करेगा एसिड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो सॉल्ट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और हमारा वाटर फॉर्म करेगा। तो एक बात फंसता है यहाँ पे कि मान लो हम जो ये पहला वाला रिएक्शन देखे कि मेटल जो था, मेटल एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो पॉप साउंड क्रिएट कर रहा था, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा साउंड करेगा, साउंड नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इसका भी टेस्टिंग मैम बताइए प्लीज। तो हम क्या करेंगे, अभी इसे नोट डाउन कर लो, तो हम इसका भी टेस्टिंग बताएंगे कि अगर कोई भी रिएक्शन में से अगर ये गैस निकल रहा है तो क्या करेगा, कौन सा अपीयरेंस आएगा, क्या कर रहा है, गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो क्या कर रहा है इसमें, तो ये भी हम तुम्हें बताने वाले हैं। तो देखो, हम रिएक्शन तो एसिड के बारे में देख लिए, अब बेस का देख लेते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो एक गुड न्यूज तुम्हें बता रहे हैं कि जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल बाइकार्बोनेट है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का, बेसिक नेचर का। अभी बोले ना, एक बात बताएंगे, तो हम बता दे रहे हैं कि जो हमारा जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल बाइकार्बोनेट है ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा, बेसिक इन नेचर होता है। तो बेस के साथ बेस रिएक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए एसिड के साथ हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर गया। तो यहां पे बस अपने सुंदर सुंदर हाथों से लिख देना नो रिएक्शन।
क्या, नो रिएक्शन। तो एक तो गुड न्यूज मिल गया तुम्हें कि हाँ मैम बेस में तो मेटल और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहां पे भी लिख दो जो हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। यानी कि हमारा जो नॉन मेटल मेटल यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर, हमारे नेचर में कैसे होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो बेस बेस कभी रिएक्ट करके कोई भी चीज फॉर्म नहीं करेगा। तो यानी कि बस इतना याद रखना कि एसिड ही मेटल कार्बोनेट और एसिड ही मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गैस फॉर्म करता है। यहाँ पे ये हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेस बेस मिलके कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया, ये तीनों रिएक्शन हो गया। अब एक चीज अभी बताएं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो कैसे फॉर्म होगा, क्या करेगा। वहां पे तो पॉप साउंड क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या करने वाला है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बारे में हम तुम्हें बता देते हैं। अब देखो हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो क्या होता है। तो अब देखो टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यानी कि हम बोल सकते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर का फॉर्मूला जानते हो, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। अगर तुम फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर का अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन चलोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें पढ़ाई करने में। क्यों इस तरह बोल रही है मैम, क्योंकि देखो बेटा अगर लाइन से नहीं देखो, बीच बीच में से देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि हाँ, क्योंकि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, तो जाके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या है, लाइम वाटर है। ये क्यों लिखे हैं, ये भी फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हैं, क्योंकि हमारे कुछ कंडीशन थे जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस के लिए कुछ सिंबल्स लिखे जा रहे थे। तो एक क्यों हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, क्या हमारा लाइम वाटर है। इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, ये भी कंडीशन वाले में बताए थे, जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसे हम व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेट क्या है ये भी बता चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर जाके पढ़ लो बेटा पहले, क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार। अगर नहीं देखोगे तो चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम एक एक लेक्चर देखोगे, पिछला देख कर आओ, 3 ही लेक्चर में हम पूरा चैप्टर खत्म किए वो वाला, वो देख कर आओ, फिर इस लेक्चर पे आओ। ये भी छोटा छोटा ही बना रहे हैं तुम्हारे लिए ये सारा। देखो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है उस सोल्यूशन में जाके नीचे बैठ जाएगा, और बैठ जाने के बाद वो कैसा अपीयरेंस दे देगा, उस पूरे सोल्यूशन को मिल्की अपीयरेंस बना देगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दूध जैसा वो मिल्क बना देगा। वहां पे मिल्की अपीयरेंस दे देगा, पूरा व्हाइट कलर का हो जाएगा। अगर व्हाइट कलर का हो जा रहा है तो समझ जाओ वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो रहा है। अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकालते हैं तो वो जो मिल्की अपीयरेंस आ रहा था वो डिसअपीयर हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो यही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। अगर मिल्की अपीयरेंस दे दिया तो मान लो उसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो निकल जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो मान लो वो क्या हो जाएगा, मिल्की अपीयरेंस बाहर निकल गया। तो ये चीज समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, जो लाइम वाटर है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, मिल्की अपीयरेंस देगा वो सॉल्यूशन में, और प्लस हमारा वाटर लिक्विड सॉल्यूशन में बाहर आएगा। और जब इसमें से हम, जब मिल्की अपीयरेंस दे रहा है, जब इसमें से हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे, तो बनाएगा क्या, Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या करेगा, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि मिल्कीनेस हमारा जो मिल्की था वो अब डिसअपीयर होने लगेगा धीरे धीरे। तो यही टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा। तो देखो बेटा इसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिए, एल्कलाइज क्या होता है, और पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिए, और हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिए, और हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ लिए हैं। तो क्या क्या होता है सब कुछ जान चुके हो, तो इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, नहीं तो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा
और आपको प्रॉब्लम होगा यानी कि आपकी मैम को प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि हम आपको कोई भी दिक्कत देने वाले नहीं है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियो में आपके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम बताने वाले, एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बताने वाले, वो सब कुछ आपको सब इस वीडियो में मिलेगा। इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है और आप इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके और बच्चों तक शेयर करिए, ताकि वो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर वाइज पढ़ सके। तो अभी आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आज आपका ये सेकंड लेक्चर अपलोड हो जाएगा चैनल पे, तो आप लोग प्लीज विजिट करिए और देखिए आप वीडियो को। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो प्लीज कमेंट करिए, उस कमेंट को हम पढ़कर आपका जवाब जरूर देने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, पढ़ते रहिए और आप सभी लोग बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे, हम आशा करते हैं। और आपको क्या करना है, बस छोटे से काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो एक चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने भी वीडियो आते हैं सब देखते रहो, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी वीडियो देख पाओगे, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कब मैम ने वीडियो डाला और आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं आप चैनल पे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं।